हम लोग ये वाला पार्ट तो पढ़ चुके थे, लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आइडियल और नॉन आइडियल का लिंक जो है बना हुआ रहे। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट किए थे आइडियल एंड नॉन आइडियल, और यहाँ बताया था कि द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ड्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, while the solution which not obey Rod's law is called non-ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में रॉड्स लॉ फॉलो करना है, यानी पी ए इट वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का ए, पी बी वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू का बी, एंड टोटल प्रेशर पी टी इट वुड बी इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। तो जो सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो करेगा उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एक कंडीशन थे, कब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन वैल्यू सेम हो, क्योंकि जब इंटरैक्शन सेम होगा तो वेपर में कन्वर्ट करने का रेट भी सेम होगा, यानी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी अनुसार से वेपर प्रेशर बनेगा। यानी कंडीशन आ गया था सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, और इन्हीं के बराबर सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंटरैक्शन हो, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तब इस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में वॉल्यूम चेंज का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब समझाए थे आपको, यानी कि ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद में वहां पे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए और ना ही रिलीज होना चाहिए, यानी डेल्टा मिक्सिंग एच का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद में फिर आ गए थे इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स में बताया कि वो होगा जो आइडेंटिकल नेचर का हो। जैसे दो तीन एग्जाम्पल लिखवाए, जिसमें से एक एग्जाम्पल था नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। अब ये आइडियल होगा क्योंकि दोनों का नेचर आइडेंटिकल है, ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है। तो आइडेंटिकल नेचर वाले कंपोनेंट को मिलाएंगे तो उनके बीच का नेचर सेम है, इंटरैक्शन सेम होगा, यानी वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में फिर जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आए तो बताया कि ए और बी दोनों कंपोनेंट का ग्राफ एक ही साथ प्लॉट करते हैं, इस तरीके से भी आएगा। एक स्टूडेंट पूछा भी था कि सर कोई ज़रूरी नहीं कि ए का बड़ा हो बी का भी बड़ा हो सकता है। हमने बताया भी था कि बी का बड़ा होगा तो इधर चला जाएगा, ए और बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइन आएगा और ये इनका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। यहाँ पर ए को रखे हैं तो ये हाईएस्ट वैल्यू पी नॉट ए, और यहाँ पर बी के लिए वैल्यू क्या हो गया, पी नॉट बी। इस जगह पर ये आ गया काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ काई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और काई बी इज इक्वल टू 1, यानी ए का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो बी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये पी ए के लिए है, तो इससे अगर आप पी ए का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए। यहाँ अगर पी बी का वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, और टोटल प्रेशर पी टी वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इनके बराबर होगा, सम के बराबर होगा। ये ग्राफ कैसे बना था ये भी पिछले क्लास में बता चुके थे। आप में से अगर कोई एब्सेंट होंगे तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो कि किस तरीके से ग्राफ हम लोग बनाए थे, डिस्कस किए थे। ये पिछले क्लास तक का था। अब आज यहाँ के बाद में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए टॉपिक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखो द सॉल्यूशन which not obey Rod's law, the solution which not obey Rod's law, not obey Rod's law at all concentration, at all concentration and at all temperature, and at all temperature
is called non-ideal solution, is called non-ideal solution, non-ideal solution. That is, PA is not equal to P naught A into chi A. PB is not equal to P naught B into chi B, and total pressure would not be equal to PA plus PB, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तब तो आइडियल होगा, और नॉन आइडियल करने का मतलब जहां पर इक्वल ये नहीं हो। नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वैसे ही नॉन आइडियल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसी से मिला लो। आइडियल सॉल्यूशन में क्या आया था? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शन आर इक्वल, जबकि इस जगह पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन आर नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शन। और यहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो डेल्टा मिक्सिंग ही का वैल्यू 0 नहीं होगा, और डेल्टा मिक्सिंग H का वैल्यू ही 0 नहीं होगा, यानी कि या तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा या फिर इंडोथर्मिक, या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा या वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। लिखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर में जो हेडिंग डाला हुआ है, ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखिए इसमें फर्स्ट, the volume change on mixing, the volume change on mixing is not equal to 0, the volume change on mixing is not equal to 0, is not equal to 0। ये वाला पार्ट नोट करो, is not equal to 0, सिर्फ ये वाला। सेकंड पॉइंट, the enthalpy change on mixing, the enthalpy change on mixing, enthalpy change on mixing is not equal to 0, is not equal to 0, is not equal to 0। ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। लिख लिए। अब ये पार्ट छूट रहा है, इसको नोट में लिखवा देते हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखो। ठीक है, इफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बताओ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ए ए। इफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रैकेट में ए ए, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बी बी, ब्रैकेट क्लोज, एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट, ब्रैकेट में ए बी, इंटरैक्शन are not equal, interaction are not equal, then the solution is called, non-ideal solution, then the solution is called non-ideal solution, non-ideal solution, non-ideal solution। अब इसके बाद में है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट ऑन द टॉपिक, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब इसमें दो टाइप है,
एक आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। बताए थे पिछले क्लास में कि अगर मान लें कि आप वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं 100 mmHg, अगर 100 से ज़्यादा आ गया तो भी नॉन आइडियल, और अगर 100 से कम आ गया तो भी नॉन आइडियल। अगर 100 से बढ़ करके 120 हो गया तो बताओ क्या शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन। और अगर 100 से घट के 90 हो गया तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसके टाइप में लिख लीजिए दोनों टाइप। फर्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing non-ideal solution showing positive deviation, showing positive deviation from Rod's law, showing positive deviation from Rod's law, from Rod's law, positive deviation from Rod's law. And second लिखिए non-ideal solution, non-ideal solution showing non-ideal solution showing negative deviation, non-ideal solution showing negative deviation from Rod's law, negative deviation from Rod's law. यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप है और इन दोनों को हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है, पढ़ना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला टाइप दिख रहा होगा आपको, ऐसे ही आप भी हेडिंग डालो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझ लो फिर लिखवा देते हैं। वेपर प्रेशर इनके इंटरैक्शन पर भी डिपेंड करता है। आप ही बताना, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा उतने ही कंस्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक में आएंगे, यानी कि उसके वेपर में कन्वर्ट करने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी बी इनको मिला रहे हैं और ए और बी के बीच का इंटरैक्शन बढ़ गया, सॉरी इंटरैक्शन घट गया, तो घट गया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ गया इनके बीच का डिस्टेंस तो ये इजीली वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जहां पहले नॉर्मल कंडीशंस में वेपर प्रेशर वैल्यू जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब का वेपर प्रेशर वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन वैल्यू वीक हो जाए तो जो वेपर प्रेशर बनेगा, वोलेटाइल होने का, वेपोराइज होने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और जब इंटरैक्शन वीक हुआ तो बताओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा मिक्सिंग भी का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मिलाएंगे तो यहाँ डेल्टा मिक्सिंग एच का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, यानी कि प्रोसेस इंडोथर्मिक नेचर का आ जाएगा, उस जगह पर ये इंडोथर्मिक शो करेगा। अब उसी का ठीक उल्टा लेकर के चलो, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में इनको जब मिक्स कर रहे हैं तो इनका इंटरैक्शन बढ़ गया, और जैसे ही इंटरैक्शन बढ़ेगा कंस्टिट्यूएंट और एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक में आ जाएंगे। अब इनके वेपर में कन्वर्ट करने का चांस कम हो जाएगा, और जब वेपर में कन्वर्ट करने का चांस कम है, वेपर प्रेशर का वैल्यू घट जाएगा, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन करेगा। कंस्टिट्यूएंट जब नज़दीक में चले आए तो बताओ इनके डेल्टा मिक्सिंग भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा मिक्सिंग एच का वैल्यू भी निगेटिव होगा, यानी कि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। आप याद करो थर्मोडायनामिक्स, वहां पढ़े थे बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड इंथैल्पी कहा जाता है अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बन गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि प्रोसेस डेल्टा मिक्सिंग एच का वैल्यू निगेटिव में चला जाएगा। और अगर वीक बॉन्ड बना तो कम एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि जितना आप दे रहे हैं उससे कम निकल रहा है, यानी कि प्रोसेस इंडोथर्मिक नेचर का है, तो डेल्टा मिक्सिंग एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए लिखवाते हैं इसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। इसमें लिखिए कंडीशन, लिखो इफ सॉल्वेंट बताओ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए इफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में ए
एंड सॉल्यूट ब्रैकेट में लिखोगे बी इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन solvent solute ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए बी इंटरैक्शन then the escaping tendency escaping यानी वेपर में कन्वर्ट करना escaping tendency of the solution become higher than the normal value such solution shows positive deviation from Raoult's law. Such solution shows positive deviation from Raoult's law. यानी ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन इनके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो जब दोनों को मिला है तब ये वेपर में कन्वर्ट करेगा, और जब वेपर में कन्वर्ट करेगा ज्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो द वॉल्यूम चेंज on mixing would be positive. The volume change on mixing would be positive. यानी दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन घट गया है। दैट इज डेल्टा मिक्सिंग भी इज पॉजिटिव। Second, the enthalpy change on mixing should be positive, should be या would be, दोनों लिख सकते हैं, would be positive। that is delta mixing H would be positive, अब इसका एग्जाम्पल लिखो। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल and acetone, mixture of ethanol and acetone। अब यहां कहता है कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ही एसीटोन के साथ में मिक्स करते हैं अब उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, फिर वान डर वाल्स फोर्स लग रहे होते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक किया तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये एक एग्जाम्पल हम लिखवा दिए, बाकी का 2 एग्जाम्पल और आप बुक से रीडिंग डालोगे तो वहां पर दिखेगा। हम इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं कि एक बार कम से कम आप बुक पलट करके देखिएगा। नेक्स्ट लिखो, 2 लाइन जगह छोड़ दीजिए, किस लिए, एग्जाम्पल। कहां से मिलेगा, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइडियल सॉल्यूशन जो पिछले क्लास में बताए थे,
वो ध्यान में होगा। तो ये डॉट 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 आइडियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर देगा, तो इनका ग्राफ ऊपर की तरफ में चला जाएगा। ड्रॉ कीजिए आप भी। ये हो गया पी नॉट ए, काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0, पी नॉट बी, यहाँ काई ए इज इक्वल टू 0 और काई बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर आते हैं। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, यानी कि वेपर प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होना चाहिए, और ये तभी कम होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वैल्यू बढ़ जाए और वो क्लोजली पैक्ड हो जाए। लिखिए, इफ सॉल्वेंट सॉल्यूट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए बी इंटरैक्शन is stronger than AB interaction is stronger than solvent is stronger than solvent and solvent and solute interaction then the escaping tendency of the solution become less than the normal value, Such solution shows negative deviation. Such solution shows negative deviation from Raoult's law. Such solution shows negative deviation from Raoult's law. अब लिखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पीछे वाले पार्ट को याद करो। आइडियल सॉल्यूशन में था डेल्टा मिक्सिंग भी इज इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव डेविएशन में था डेल्टा मिक्सिंग भी इज पॉजिटिव, डेल्टा मिक्सिंग H इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। यहां पर निगेटिव यानी क्या कर सकते हैं, लेस देन 0। तो लिखिए इसमें फर्स्ट द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग would be negative. The volume change on mixing would be negative. यानी 0 से ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। डेल्टा मिक्सिंग भी would be less than 0, तो निगेटिव आ जाएगा ये। तो निगेटिव भी लिख सकते हैं या लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, the enthalpy change on mixing would be negative. नेगेटिव करने का मतलब एक्सोथर्मिक, would be negative, यानी यहां पर भी उसी अनुसार से that is delta mixing H would be less than 0, अब यहां बता रहा है कि अगर इनके एग्जाम्पल्स में देखना है तो सॉल्यूट और सॉल्यूट
के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, और अगर इनके बीच मिला है और कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर जाए तो नेगेटिव डेविएशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, एक एग्जाम्पल बताते हैं, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। नेक्स्ट लिखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये आइडियल कंडीशन होना चाहिए, ये आइडियल है। ये जियोट्रॉप्स क्या है, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम के बारे में। नाम सुने होंगे आप, पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकाला जाता है। ऐसे अगर किसी से बात करें कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से निकलता है तो वो भी बताएंगे कि जमीन से ही निकलता है। लेकिन आपको शायद जानकारी होगा कि जमीन के नीचे पेट्रोल और डीजल अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, वो एक साथ पाए जाते हैं और उन्हें पेट्रोलियम कहा जाता है। ये पेट्रोलियम भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। ओलियम का मतलब ऑयल होता है और पेट्रा रॉक के लिए इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली पेट्रोलियम जो होते हैं वो 2 रॉक्स के बीच में पाया जाता है, तो इनका नाम दिया गया स्टार्टिंग में कि ये पत्थर से निकला हुआ तेल है, यानी कि ये पत्थर का तेल पेट्रोलियम, और उसी से वर्ड बन गया क्या, पेट्रोलियम। कई जो है वो निक नेम दिया गया है उनके सोर्स के अनुसार से, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से, तो ये पेट्रोलियम हुआ। बाद में फिर साइंस आगे बढ़ता चला गया तो पता चला कि एक्वेटिक एनिमल या प्लांट जो जमीन के नीचे में बरीड हुए हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये कन्वर्ट किया है पेट्रोलियम में। यानी इसीलिए तेल वहीं पर मिलता है जहां या तो समुद्र है या जहां पहले उम्मीद है कि समुद्र था। जैसे अभी भी हमारे यहाँ भी मुंबई वगैरह से निकाला जाता है तो समुद्र है वहाँ पर, और ये माना जाता है कि जैसे सऊदी अरब वगैरह में तेल निकलता है वहाँ तो पानी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद किया जाता है कि वहाँ पर था कभी पानी, जो किसी नेचुरल इवेंट्स की वजह से अभी बालू है, इसका मतलब पानी तो था, तभी तो बालू है, ठीक है। तो वो कभी न कभी वहाँ पर था, और वो होने की वजह से जैसे अभी जहाँ से कोयला निकलता है तो कोयला वहीं निकलेगा जहाँ जंगल होगा। वो जंगल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जमीन के नीचे में दबते चले गए और दबने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट कर गया है, तो जंगल की वजह से उसका बना, और बाकी एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स की वजह से पेट्रोलियम बनता है। जमीन के नीचे से निकालते हैं पेट्रोलियम के जो डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू अलग अलग है। इसलिए जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट पहले कम होता है वो पहले बाहर निकलता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसी अनुसार से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार से सेपरेट होते जाते हैं फ्रैक्शनल टावर के अंदर में। ऊपर से जो बाहर निकल रहा है उसको पेट्रोलियम गैस का कहा गया, और इस पेट्रोलियम गैस को हम लोग लिक्विफाइड करके अपने घर में यूज करते हैं एज ए एलपीजी, जिन्हें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। एलपीजी के फॉर्म में निकल गया, फिर उसी तरह से बाकी का पार्ट बचा रह गया, पेट्रोल है, डीजल है, वो 20-20 सेकंड वाले, थर्ड वाले पार्ट की तरफ में आते हैं। और आगे अगर मान लिया कि किसी कंटेनर में पानी है और फिर उसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिक्स हो गया है, वो दोनों जो है वो इमिसिबल नेचर के हैं, आप सेक करोगे छोड़ दोगे तो दोनों अलग अलग होंगे। अगर इनको सेपरेट करना होगा या 2 कंपोनेंट मिक्स भी कर गए और उनको सेपरेट करना है, जैसे अल्कोहल मिल गया, अल्कोहल तो डिजोल्व हो जाएगा, अब उसे सेपरेट करना होगा तो गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो पहले अल्कोहल बाहर निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर के रिस्पेक्ट में, और फिर वाटर बाद में फिर वेपोरेट करेगा,
यानी कि इनका कंपोजिशन अलग अलग हो जाएगा वेपर फेज में। वेपर फेज में सबसे पहले आएगा अल्कोहल और उसके बाद में फिर कौन आएगा, वाटर। एजियोट्रॉप्स वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जो सेम टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, यानी अगर ए और बी दोनों को मिला दिया गया, ए भी 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है और बी भी 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, दोनों का दोनों किस स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा, गैसियस स्टेट में। वैसे मिक्सचर को ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। इस एजियोट्रॉपिक को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है, और दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वैल्यू सेम होगा, क्योंकि जब सेम वेपर प्रेशर होगा तभी उनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उस जगह पर भी डेफिनेशन में आएगा। इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। इनका कंपोजिशन लिक्विड फेज और गैसेस फेज दोनों जगह पे बराबर होता है। लिखिए इसका डेफिनेशन, देखो एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बॉइलिंग मिक्सचर which constituent boil, which constituent boil at same temperature, which constituent boil at same temperature, at same temperature. Paragraph change. Azeotropic mixture, azeotropic mixture cannot be separated, cannot be separated into their constituent, cannot be separated into their constituent by distillation process, by distillation, by distillation, by distillation, by distillation. Paragraph change. There are two types of azeotropic mixture. There are two types of azeotropic mixture. Azeotropic mixture. डैश देकर के फर्स्ट लिखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए इसके बारे में, these are non-ideal solution, these are non-ideal solution showing positive deviation, these are non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law, deviation from Raoult's law। एक्चुअली जब बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे तब वहां पर फिर से एक बार बैक आकर के जो ट्रॉप समझाएंगे, क्योंकि अभी बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन आपके दिमाग में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद में सेकंड लिखो। ये अभी क्या लिखे थे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए these are non-ideal solution, these are non-ideal solution showing, these are non-ideal solution showing maximum है ना, maximum बॉइलिंग, negative deviation showing negative deviation from Raoult's law, showing negative deviation from Raoult's law,
फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आप बताओ, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है? एक एक चीज़, एकदम एक एक चीज़ सोचोगे। वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा होगा या कम होगा? तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया यानी वो इजीली बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम हो गया तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। और उसी का उल्टा, अगर निगेटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये लगता है कि कैसे ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग कंपोनेंट हैं जिनका वेपर प्रेशर वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अगर एक रेशियो को मेंटेन किया जाए तो उनका वेपर प्रेशर वैल्यू सेम हो जाएगा। एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लिया कि P0A का वैल्यू 200 mmHg और P0B का वैल्यू यहाँ 300 mmHg है, mmHg जो पूछेंगे वो बताना। अभी बताओ तो कि ये दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जिसका वेपर प्रेशर वैल्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिनका वेपर प्रेशर कम होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो अभी इनको मिला दिया गया, एक रेशियो में मिलाया जाएगा तो दोनों का वेपर प्रेशर वैल्यू सेम होगा। अब मान लिया कि अब यहाँ पर काई ए का वैल्यू हम इस जगह पर 6 ले रहे हैं, 0.6, तो बता सकते हो काई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। अब रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो रॉल्स लॉ के अनुसार से पी ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? इंटू काई ए। बताओ तो P0A का वैल्यू कितना है? 200, और काई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 120 mmHg। अब Pb का वैल्यू निकालते हैं, बताओ इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? P0B इंटू काई बी। P0B का वैल्यू कितना है? 300, और काई बी का बताओ अब कितना हो गया? 120 mmHg। अब बताइए तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग है कि सेम है? यानी कि अगर इस रेशियो को मेंटेन किया जाए, यानी इनका 0.6 और इनका 0.4, इसको मिला दिया गया, तो अब उस कंडीशन में PA और PB दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि एक ही टेम्परेचर पर दोनों जो है वो एक साथ वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो जो कंपोजिशन सॉल्यूशन में रहेगा वही कंपोजिशन फिर बाद में आएगा। पिछले क्लास का क्वेश्चन कुछ याद है जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर यूज किए थे कि वेपर प्रेशर में अलग वैल्यू आ रहा था और लिक्विड फेज में अलग वैल्यू आ रहा था। वेपर फेज में हम लोग डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल कर रहे थे, तो बताए थे कि वेपर फेज में अलग इसलिए आ गया क्योंकि वहां पर अलग बनेगा, लेकिन अगर इनका निकाला जाएगा, इस तरह के रेशियो को मेंटेन किया जाएगा, तो जो वेपर प्रेशर उनका लिक्विड फेज में आएगा वही वेपर प्रेशर किस में आएगा? गैसेस फेज में, यानी कि वेपर फेज में आएगा, क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। तो इस तरह का कंडीशन जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से रिलेटेड है। यहां करा हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दो केमिकल सब्सटेंस है, एक हेप्टेन और दूसरा ऑक्टेन, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे ही बोला आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब रॉल्स लॉ अप्लाई किया जाएगा, और फार्मूला तो आइडियल में ही लगेगा, नॉन आइडियल में फार्मूला क्या लगाओगे आप? अब आगे करा 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब सीक्वेंस में। तो बताओ तो ये किसका है, हेप्टेन का या ऑक्टेन का? ये हेप्टेन का, और ये किसका हो गया? ऑक्टेन का। वेपर प्रेशर दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, दोनों का मास दिया हुआ है। तो P0A P0B का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ इनका मास दिया हुआ है, तो मोल निकालना होगा, और मोल निकालने के बाद में मोल फ्रैक्शन। हम डाटा सेपरेट करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पता करना है तो देखो तो वैल्यू एक 26 ग्राम हेप्टेन है और 35 ग्राम ऑक्टेन है, तो बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन होगा?
ऑक्टेन, और सॉल्यूट कौन होगा? हेप्टेन। अब अगर ए और बी मानना होगा तो पहले ही बताए हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसे हम लोग ए मानते हैं और जो सॉल्यूट होता है उसे बी मानते हैं। तो बताओ यहाँ ए कौन होगा? यानी ऑक्टेन के लिए हम लोग ए यूज करेंगे और हेप्टेन के लिए क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। अब यहाँ पे डाटा हम लोग सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप देख करके बताओगे हमें मास ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का पहले फॉर्मूला बोलो, क्या होगा? C7H16। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है ना CnH2n+2, तो 7 2 जा 14 और +2 यानी कितना हो जाएगा? 16। C7H16 बोलो, इसका मास कितना है? 26 ग्राम, 26.0 यानी कि 26 ग्राम। अब बताओ तो इसका मोलर मास वैल्यू कितना होगा? जोड़ेंगे 12 × 7 + 1 × 16, बताओ कितना? 100 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद में इसका मोल निकाल लेते हैं। इसके मोल को हम लोग NB करेंगे। क्यों बी? हेप्टेन के लिए क्या माने हम लोग? बी। तो यहाँ NB इट वुड बी इक्वल टू मास बाय मोलर मास 26 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू कितना आ गया? 0.26। NB का वैल्यू निकल गया। मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला था C8H18। कितना ग्राम दिया हुआ है? 35 ग्राम। इनका मोलर मास निकाले। मोलर मास वैल्यू कितना आ गया? 114 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं। चूंकि ये सॉल्वेंट है तो इसके मोल को A मानना होगा। मास बाय मोलर मास 35 डिवाइडेड बाय 114। बताओ इसका वैल्यू कितना है? 0.31। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो। A वुड बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। Na का वैल्यू आ गया 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31 प्लस 0.26। 0.31 डिवाइडेड बाई 0.57। तो 0.31 को डिवाइड कर देंगे 0.57 से, ये आ रहा है 0.543। 543 तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.54। 0.54 ये काई ए का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर काई बी वुड बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, यानी 1 माइनस 0.54, ये वैल्यू आ जाएगा 0.46। तो काई ए निकल गया, काई बी निकल गया। दूसरा, आप बताओ क्वेश्चन में P नॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन तो आप नोट किए हैं। ए यानी कि ऑक्टेन कितना? 46.8 किलो पास्कल। और P नॉट बी का वैल्यू कितना है? 105.2 किलो पास्कल। और हमें किसका वैल्यू निकालना है? PT का। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, या एक स्टेप और बढ़ेंगे तो आ जाएगा P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई बी। अब सब वैल्यू पता है हमें। P नॉट A का वैल्यू पता है 46.8, काई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 0.54, प्लस P नॉट B का वैल्यू 105.2 और काई बी का वैल्यू आ गया 0.46। अब इसको ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 46.8 इंटू 0.54, ये वैल्यू आ गया 25.272, प्लस यहाँ है 105.2 इंटू 0.46, यह आ गया 48.392। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 272 70 73.664 किलो पास्कल। हम पास्कल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब ना। सुनो,
यूनिट को लेकर के फिर से हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो। पहले वाले में क्यों यूनिट चेंज किए? क्योंकि एक जगह प्रेशर था पास्कल में और दूसरा था किलो पास्कल में, तो उसको हम लोगों ने चेंज किया। यहाँ पर नहीं चेंज किए क्योंकि सब हम लोग निकाल रहे हैं तो किस में निकाल रहे हैं? किलो पास्कल में। क्योंकि अगर 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको करेंगे तो भी फाइनली वही वैल्यू आएगा। तो पीए भी निकला था किलो पास्कल में, दिया होता पी नॉट ए, पी नॉट बी भी किलो पास्कल में, तो जो टोटल प्रेशर हमारा आया वो भी किस में निकल गया? किलो पास्कल में। तो ये 73.664 आया। हाँ, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर कोई एक mmHg है दूसरा पास्कल है तो चेंज करना पड़ेगा, एक पास्कल है दूसरा किलो पास्कल है तब चेंज करना पड़ेगा। ये हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल कंप्लीट किए। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बचा हुआ है, जो कि अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Thanks for watching this video.